ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूना को, जो कि यहाँ पर क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी और वो कॉल पर किसी के साथ कुछ तो बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो और सामने वाला पर्सन बता रहे थे कि किस तरीके से उनका टारगेट उन्हें अप्रोच कर रहा है। कॉल कट होने पर गुंजे वहाँ पर आते हैं यूना को अप्रोच करने के लिए एंड यहाँ पर यूना उनके मुंह पर अल्कोहल फेंक कर वहाँ से भागने लग जाती है। तब उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि सेम क्लब में होता है एंड यूना जब भाग रही थी तो वो भागते हुए यहाँ पर लियो से टकरा जाती है और यहाँ पर लियो होता है जो कि यूना को उन कंडर से असल में बचाता है। जिसके बाद यहाँ पर यूना उसे थैंक यू भी बोलती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है और बस इतना ही नहीं, वो तो उसे सामने से यहाँ पर एंटायर नाइट के लिए अप्रोच भी करती है, जहाँ पर लियो का कुछ रिस्पॉन्स था ही नहीं। यूना उसे कहते कि तुम्हारे इस साइलेंटनेस को मैं हाँ समझूं या फिर ना समझूं। एंड इसके बाद वो लोग किस करते करते होटल रूम पहुंच जाते हैं और ये किस मेकआउट में बदलती है और ये मेकआउट एंटायर नाइट पे। मॉर्निंग में यहाँ पर वो उठते ही यूना को देख रहा होता है। यूना पूछती कि आखिर कोई इतना सुबह कैसे उठ सकता है। तब वो उसे बोलता है कि देखो, कल रात तुम यहाँ पर अपने खुद के सेंसेस में थी राइट, और इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर अप्रोच किया। यूना कहती कि सही कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर सामने से अप्रोच किया, अंडरस्टैंड। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रीज़न पूछने लग जाता है कि आखिर यूना का क्या पर्पस है उसे अप्रोच करने का। यूना भी यहाँ पर क्लियर कट उसे कह देती है कि मेरा नाम यूना है और मैं यहाँ पर वेंशन कंपनी से बिलोंग करती हूँ। आपने वैन फैमिली का नाम तो सुना ही होगा। जहाँ तक मुझे पता है आपकी फैमिली आपको बहुत प्रेशराइज कर रही है शादी करने के लिए, और मैं सामने से यहाँ पर ऑफर लेकर आई हूँ शादी करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर यूना चली जाती है अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा अकेले बैठकर दोनों अपोनेंट की तरफ से चेस खेल रहे होते। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा से बताने लग जाते कि मैंने यहाँ पर जियान फैमिली के बेटे के साथ में तुम्हारी कल की मीटिंग बुक कर ली है। मेक श्योर करना कल जाकर तुम लोग बातें कर लो और आगे की शादी की भी बातें हो जानी चाहिए। यूना कहती कि आप भी ना कुछ ज़्यादा डिटरमाइंड है मेरी शादी को लेकर, लेकिन अब तो आप यहाँ पर उम्मीद छोड़ दीजिए। ऐसा बोलकर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट टेबल पर रखती है, जिसे देखते ही यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। यूना कहती कि गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, माना कि आप मेरे लिए यहाँ पर एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढना चाहते, लेकिन उससे भी ज़्यादा परफेक्ट हस्बैंड मैंने अपने लिए ढूंढ लिया है, जो कि यहाँ पर लियो है एंड वो यहाँ पर शेन फैमिली से बिलोंग करता है। अब आपने उनके बिजनेसेस के बारे में तो सुना होगा ही, आखिर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि शेन फैमिली को नहीं जानता हो। ग्रैंडपा कहते कि मुंह बंद रखो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी शादी उस हान से करा रहा हूँ तो उसके पीछे का कुछ तो रीज़न हो सकता है। तुम इस तरीके से अपनी मन मर्जी से शादी नहीं कर सकती। यूना कहती कि माफ़ करेगा बट देरी हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और चीज़ें अब यहाँ पर अनडू नहीं हो सकती। ग्रैंडपा कहते कि ज़रूर होगी, अभी तक यहाँ पर ये मैसेज पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है, तो ये शादी भी मैं यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ। पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले डिवोर्स ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर यूना तो यहाँ पर तुरंत ही उन्हें मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते कि भूलो मत कि तुम एक लौती लड़की नहीं हो जो कि यहाँ पर वैंक्शन ग्रुप की हाइनेस बनेगी, और भी लोग हैं मेरे पास में। यूना कहते कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मेरे वो खड़ूस अंकल के बच्चों की। आपको तो पता ही है कि वो आपके खून तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर कुछ करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन अगर उन्हें हायर करने के बाद कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया तो मुझे याद करना बट कॉल मत करना, बिकॉज मैं इस कंपनी को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ और मेरा फैसला मेरा आखिरी फैसला है। मेरी लाइफ के हर एक डिसीजंस आज तक आपने लिए है, लेकिन इस बार मैं अपनी मन मर्जी का करूँगी। ऐसा बोलकर वो जाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा से रोकते, कहते कि अभी भी टाइम है, सोच लो वरना तुम आगे जाकर बहुत रिग्रेट करोगी। बट नहीं, यूना अपने डिसीजन को लेकर एकदम फर्म होती है और उससे रिग्रेट बिल्कुल नहीं होने वाला है। लियो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है और उस समय वहाँ पर यूना से मिलने के लिए आ जाती है। लियो को लग रहा था कि वो अब यहाँ पर शिफ्ट होने की बात करेगी, बिकॉज शादी के बाद हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ जो रहते, बट नहीं, यूना तो सीधा यहाँ पर काम की बात करने लग जाती है और वो भी डिवोर्स की बात। लियो कहते कि क्या यहाँ पर सर्टिफिकेट ले दी तुम डिवोर्स की बात कर रही हो। वो कहते कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी वैंक्शन फैमिली का यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है कि कल को आकर वो लोग न जाने तुम्हें और मुझे किस हिसाब से अटैक करना शुरू कर दे, इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होगा। मैं तो बस यहाँ पर ये चाहती हूँ कि इस मैरिज से तुम्हें भी फ़ायदा हो और मुझे भी, इसलिए मैं अपने असेट्स को बचा कर रखना चाहती हूँ, अपने ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं रखना चाहती। तब वो उससे यहाँ पर कहने लग जाते कि ठीक है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मेरा रात का परफॉर्मेंस अच्छा है, इससे तुम यहाँ पर इस शादी को बहुत कंटिन्यू करने वाली हो। यूना कहते कि रात की बात तो कब की जा चुकी है,
मैं तो उस बारे में फ़िलहाल सोच भी नहीं रही हूँ। एंड यहाँ पर जानबूझकर वो उस डॉक्यूमेंट्स को उसके टॉवल में रखकर वहाँ से मीटिंग के लिए निकल पड़ती है। अब तो यहाँ पर हमें स्टोरी का मेन पता चलता है। यूना को लगता है कि उसने लियो को अप्रोच किया, बट नहीं, असल में यहाँ पर लियो ही खुद यूना के पास आया था। हमें उस नाइट का सीन दिखाया जाता है, वो क्लब वाली नाइट का, जहाँ पर असिस्टेंट लियो को यूना के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उससे ग्रैंडपा उसे हान से ब्लाइंड डेट में जाने के लिए फोर्स कर रहे, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर यूना नहीं जाना चाहती, और वो अपने लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है ताकि वो यहाँ पर ग्रैंडपा के डिसीजन को डिनाई कर किसी और से शादी कर सके। और उस समय अगर वहाँ पर लियो नहीं गया, विच मीन्स यहाँ पर यूना किसी और के साथ भी शादी कर सकती है। एंड तब यहाँ पर इसी वजह से उसने ऑन द स्पॉट पूछा था कि यूना का लोकेशन क्या है, मुझे तुरंत ही बता दो। और उस टाइम पे वो क्लब जा चुका था। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने ऑफिस में थी और तब असिस्टेंट जाकर उसे यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोजेक्ट उन्हें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यूना को पता है कि रिस्क नहीं लेगी तो फिर उसे पता कैसे चलेगा, इसलिए रिस्क लेना ही बेटर है। और जब उसने रिस्क लिया तब तक यहाँ पर उसके प्रोजेक्ट्स कभी भी फेल नहीं हुए हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को रात का डिनर का भी प्लानिंग करने के लिए कह देती है। वही दूसरे यहाँ पर लियो का असिस्टेंट था जो कि उसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि आगे वो लोग किस कंपनी को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। वो उसे हर एक कंपनी की प्रोफाउंडली डेटा दे रहा था कि कौन सी कंपनी की कैसे बिडिंग होने वाली है, कैसे प्रेजेंटेशन होने वाली है। तब तक लियो को यहाँ पर यूना का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे डिनर का बताती है, तो वो उसे ओके बोलकर कॉल कर देता है। एंड अपनी अपकमिंग जितनी भी मीटिंग्स की आज रात के लिए, उन सभी मीटिंग्स को वो वहीं पर एंड करने के लिए कहकर यूना के साथ चला जाता है डिनर डेट पर। लियो को लगने लग जाता है कि शायद से अब यहाँ पर उनकी आगे की बात हो सकती है। एंड सचमुच यूना ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिनर डेट सेट किया होता है अपने असिस्टेंट से कहकर। इतने में यहाँ पर वो कफ रिंग्स को बाहर निकालती है, यानी कि वो स्पेशल रिंग्स जो कि यहाँ पर उसने लियो के लिए मंगवाई थी। लियो उस गिफ्ट को देखकर यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता है और साथ साथ सॉरी भी, थैंक यू वो गिफ्ट देने के लिए, और सॉरी क्योंकि यहाँ पे वो उसके लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया। वो उसे कहता है कि तुम मुझे बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मेक श्योर करूँगा कि सबसे बेस्ट चीज़ लेकर आ जाओ। यूना कहती कि अगर जो चीज़ मुझे फ़िलहाल चाहिए वो तुम मुझे दे तो सकते हो। एंड यहाँ पर वो उसी कॉर्पोरेशन के बारे में बात करी थी, जिस कॉर्पोरेशन के बारे में यहाँ पर असिस्टेंट से बता रहा था कि कितना रिस्की है और परसेंटेज वाइज बहुत कम प्रोफाउंड है कि उन्हें वो प्रोजेक्ट मिल सकता है। लियो कहने लग जाता है कि तो फिर तुमने ये डिनर डेट इस चीज़ को लेकर सेट किया है ताकि हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सके। यूना यहाँ पर कहती है कि कुछ ऐसे समझ लो। तब यहाँ पर लियो उसे उसका गिफ्ट वापस दे देता है, ये कहते हुए कि माफ़ करना, मुझे तो लग रहा था कि हम यहाँ पर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ नॉर्मली डिनर डेट पर आए, बट ये तो यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ मीटिंग सी हो गई। मैं इस गिफ्ट को उस गिफ्ट के बदले एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसे तुम अपने पास ही रखो और ये चीज़ मेरे पहुँच के बाहर है। यूना कहते कि आई नो तुम ये सब कुछ हैंडल करते हो और तुम खुद ही सोचो, हमने ये शादी यहाँ पर एक दूसरे के लिए बेनिफिट के लिए की है। अगर तुम वो प्रोजेक्ट हमारे हाथों में दे दो तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स है जहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। फ़ायदा सबसे ज़्यादा तुम्हें हमारे साथ ही काम कर होगा। लियो को यहाँ पर इरिटेट हो रहा था बिकॉज सचमुच लियो के लिए यहाँ पर ये मैरिज एक बिजनेस मैरिज तो नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा है। एंड यहाँ पर यूना के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, असिस्टेंट के साथ यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले लेना, फिर हम बात कर लेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट डे यहाँ पर यूना होती है अपने ऑफिस में, जहाँ पर आकर असिस्टेंट उसे आगे की रिपोर्ट्स को दिखा रहा होता है, विच मीन्स यहाँ पर वो लोग अब धीरे धीरे प्रेजेंटेशन को रेडी करेंगे और फिर यहाँ पर उनकी आगे के प्रोजेक्ट की बात आगे बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो असिस्टेंट को आगे के प्रेजेंटेशन स्टडी करने के लिए बोल देती है। असिस्टेंट के वहाँ से जाने के बाद यूना को मिनी का कॉल आ जाता है। वो उसे कहते कि आ रही हो क्या शूटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यूना वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाती है गन शूट करने के लिए। एंड यूना को अगर यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो वो तो यहाँ पर इस चीज़ में कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट होती है, ऐसे भी यहाँ पर वो शूटिंग बहुत समय से करती आ रही हो। मैंने उसे कहते कि बस भी करो, कितना खेलती रहोगी, मुझसे थोड़ा बातें भी कर लो। जिसके बाद यहाँ पर यूना उसके पास जाती है तो मैंने यहाँ पर उसे कंग्रेचुलेट करने लग जाती है अपने घर से यहाँ पर उनकी मर्जी को न मानते हुए सबसे पहला स्टेप लेने का। वो उसे पूछने लग जाते कि क्या सचमुच ग्रैंडपा को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यूना कहते कि कैसे नहीं होगी, ज़रूर हुई थी, लेकिन मैंने इस बार यहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटाइज किया है। मिनी यहाँ पर यूना के लिए बहुत खुश हो जाती है एंड उसकी मैरिज लाइफ को लेकर उसे कंग्रेचुलेट कर रही होती है एंड आगे की बात पूछ रही होती है कि फैमिली प्लानिंग का क्या होगा।
यूना इन सभी चीज़ों को लेकर मना कर देती है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बिजनेस पर्पस के लिए हुई है, तो मैं यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना चाहती। मिनी कहती कि ये कैसी बात हो गई, तुम दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लिए, तुम दोनों ने शादी भी कर ली है, तो अब तक तो यहाँ पर तुम दोनों के बीच में फील आ ही जानी चाहिए। यूना कहती कि फीलिंग्स फीलिंग्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं और लियो एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बेनिफिट्स के लिए। तो वो उसे कहती कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, शादी यहाँ पर धीरे धीरे लव में कन्वर्ट जरूर हो जाती है। ये सब छोड़ो, मुझे तुम यहाँ पर सबसे पहले लियो के बारे में बता कि आखिर वो उसकी पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर एंड स्पेशली उसकी बॉडी कैसी है। एंड यहाँ पर यूना बिजनेस के अलावा और कोई बातें कर ही नहीं रही थी। मैंने कहती कि तुम न जाने कब यहाँ पर अपनी लाइफ को रियलिटी में एंजॉय करना सीखोगी। इस बिजनेस की दुनिया के बाहर भी यहाँ पर एक अच्छी दिन है, तो मैं ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। यूना कहती कि इस जन्म में तो पक्का नहीं कि मैं एंजॉय कर पाऊंगी या फिर नहीं। मैंने कहती कोई बात नहीं, मेरे साथ जितना एंजॉय कर सकती हो कर लो, ऐसे भी तुम मेरी बातों को टाल नहीं सकती हो। ऐसा बोलकर वो चले जाने लग जाती है। वही दूसरा, जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तब यहाँ पर एक स्टाफ को एक क्लाइंट बड़ी बदतमीजी की तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो स्टाफ यूना से मदद मांगना शुरू कर देती है। मिनी यहाँ पर यूना का बैग ले लेती है और यूना चली जाती है यहाँ पर से सेव करने के लिए। वो क्लाइंट कहने लग जाते कि देखो खबरदार, अगर हम दोनों के बीच में आई तो मेरी जो मर्जी है वो मैं कर सकता हूँ। यूना अपने बैग में से यहाँ पर पैसे निकाल कर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है, कहते कि ये रहे तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस। उस क्लाइंट को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, बट यहाँ पर एक्चुअल में यूना उसे पिटने जो वाली है, तो वो उसकी मेडिकल कंपनसेशन होती है, वो उसे यहाँ पर बहुत मारना शुरू कर देती है। वो कहता है कि देखो तुम मुझे जानती नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यूना कहते कि पहली बात तुम्हें बोलने किससे बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं और मुझे जानना नहीं कि तुम कौन हो। ऐसा बोलकर वो उसे बहुत पिटती है, जहाँ पर वो क्लाइंट तो चिल्लाना शुरू कर देता है। अब ये चिल्लाने की आवाज़ जिम के अंदर तक जा रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं लियो के फ्रेंड को, और वो ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर शॉक रह जाता है। और उसी सेम जिम में एक्सरसाइज एंड बॉक्सिंग कर रहा था हमारा लियो। लियो का ट्रेनर उसे अपनी ओर ध्यान देने के लिए कह रहा था, पर लियो का ध्यान तो यहाँ पर कहीं और था। वो यहाँ पर अपने गुस्से को और अपने एंगर को कंट्रोल में ला रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसे बार बार यूना की कल रात की बात याद आ रही होती है, जहाँ वो बेचारा चाहता था कि वो लोग इस बिजनेस से भी आगे बढ़े, लेकिन नहीं, यूना की गाड़ी तो वहीं पर अटकी हुई है। वो तो यहाँ पर अपनी ट्रेनर को तक मार देता है और वो ट्रेनर का ध्यान यहाँ पर जाता है लियो के फ्रेंड की तरफ, जो कि यहाँ पर यूना को देखते लव एट फर्स्ट साइट में शुरू हो जाता है। ट्रेनर कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम्हें लड़की देखते पसंद आ गई, और वो यहाँ पर देखता है कि किस तरीके से यूना उस क्लाइंट को मारे जा रही है। वो कहने लग जाता है कि रेवा, क्या तुम यहाँ पर से जानते हो, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताओ और मुझे मिलवाओ। ट्रेनर कहने लग जाता है कि नहीं, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता, मैंने बस यहाँ पर यूना के बारे में सुना है कि वो कितनी ज़्यादा फिशर्स पर्सन है। तुमने यहाँ पर वैंशन ग्रुप के बारे में तब सुना होगा, वो उस ग्रुप की न्यू हाइनेस है। अब जहाँ तक मुझे पता है वो बहुत अकड़ू एंड ग्रो पर्सनालिटी के, तो जितनी दूरी बना कर रखोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो कहने लग जाता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसी वुमन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, चलो तुम मुझे यहाँ पर टिप्स दो कि आखिर मैं यहाँ पर यूना को कैसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो ट्रेनर उससे टिप नंबर 1 देता है, जो कि गिव अप करने का होता है। वहाँ पर वो उससे क्यों पूछने लग जाता है, तब ट्रेनर उसे पता था कि देखो, जब वो 5 साल की थी तब उसके मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया था। उसकी मॉम ने यहाँ पर वापस से शादी कर ली थी और उसके डैड ने भी यहाँ पर वापस से शादी कर ली थी, जिसके बाद तो उसके कितने सारे सिबलिंग्स है तुम्हें पता भी है। उसने अभी तक यहाँ पर अपने सिबलिंग्स को बताया नहीं है, यानी कि यहाँ पर लोग उन्हें अच्छे से जानते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ऐसा कहना है कि यूना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वह सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रखती है। तो हम अपनी ज़िंदगी स्लेव की तरह कंट्रोल में नहीं रखवाना चाहते तो फिर यूना से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लियो यहाँ पर अपने ट्रेनर की सभी बातें सुन लेता है यूना के रिगार्डिंग। लियो यहाँ पर चला जाता है यूना को देखने के लिए, एंड यहाँ पर यूना उस पर्सन से फाइट करी थी जहाँ पर वो पर्सन वास उठाकर यूना को मारने वाला था, लेकिन यहाँ पर यूना भी बड़ी फास्ट होती है, वो उसे तो यहाँ पर नीचे गिरा देती है, लेकिन वो खुद भी गिरने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर लियो आकर उसे संभाल लेता है। वो लियो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर जिम करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आया करता हूँ। फिर वो उसे लेकर यहाँ पर घर चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो उसके पैर पर क्रीम लगाकर मसाज कर रहा था। यूना से कहते कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है,
तब वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारी परमिशन ली नहीं है, बस शांति से बैठी रहो। एंड उसके बाद में यहाँ पर वो जानबूझकर उससे क्लोज आने लग जाती है। लियो उससे कहता भी कि देखो मजाक करना बंद करो। यूना कहता है कि मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। एंड लियो उसे बता रहा होता है कि नेक्स्ट डे उन्हें यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ से मिलने जाना पड़ेगा। यूना तुरंत ही यहाँ पर हाँ बोल देती है और उनके बीच की हिट इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को किसी करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लियो चला जाता है अपने पेरेंट्स से यूना को मिलवाने के लिए। एंड आंटी और अंकल यहाँ पर यूना के ब्यूटीफुल फेस की तारीफ कंटिन्यूसली किए जा रहे थे और यहाँ पर लियो की बुराई, ये कहते हुए कि लियो इतना बदतमीज बन जाएगा हमें पता नहीं था। अब तुम्हें बताओ, शादी जैसा इंपॉर्टेंट मैटर उसे एक बार हमें बता तो देना चाहिए था। डिस्कशन तो दूर की बात है, पर ये हमें अब जाकर बता रहा है जब हमारे हाथों में इसका मैरिज सर्टिफिकेट आया। यूना कहते हैं कि माफ़ करिएगा, डिसीजन कुछ ज़्यादा ही खाई में हो गया था और ऐसे भी हम आपको सामने से बताने वाले थे। आंटी कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी बातें समझ सकती हूँ, मेरे बेटे में ही कमी है। लियो मनी मन सोच रहा होता है कि यहाँ पर डॉटर इन लॉ के आते लगता है मॉम भूल चुकी है कि मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा और न कि किसी और का बेटा जो यहाँ पर आकर रुका हुआ है। यूना तो यहाँ पर अंकल आंटी के लिए गिफ्ट पे लेकर आई थी। वो कहते कि अंकल आई मीन डैड, मैंने सुना है कि आपको यहाँ पर एंटिक पीसेस का बहुत शौक है, तो ये पीसेस लास्ट ऑक्शन में मिल रही थी तो मैंने ये यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट कर ली। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ के लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रीशियस सा ब्रॉच लेकर आई थी, जिसे देखकर आंटी और अंकल यहाँ पर बहुत इम्प्रेस होते। कहते कि मानना पड़ेगा तुम बहुत इम्प्रेसिव हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अच्छे से नॉलेज है कि किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या पसंद आएगा। माफ़ करना, अगर हमें पता होता कि तुम आज ही आ जाओ तो हम तुम्हारे लिए ढेरों गिफ्ट पैक कर रखते। हालांकि तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी हो तुम तुरंत ही आकर हमें यहाँ पे बता देना। और हाँ, मुझे वेडिंग के बारे में भी डिस्कस करना है। यूना कहते कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसी वेडिंग चाहिए आप वैसी कर सकते, मैं सिंपल वेडिंग में भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ। आंटी कहती कि नहीं नहीं, सिंपल सी वेडिंग तो होने से रही, मैं यहाँ पर तुम्हें और अपने बेटे को एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहती हूँ, एक ऐसी वेडिंग जो कि यहाँ पर ये सिटी तक ये पूरा कंट्री याद रखेगा। ऐसे भी तुम दोनों यहाँ पर इतने बिजी होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सारे प्रिपरेशंस का यहाँ पर ध्यान रख लूँगी। यूना कहते कि सचमुच मुझे यहाँ पर आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ का प्रिपरेशंस करेंगी। एंड आंटी उन्हें यहाँ पर आज के लिए वहीं पर रुकने के लिए बोल देती है, जहाँ पर दोनों उन्हें मना भी नहीं कर पाते और उन्हें अपनी मदर इन लॉ की बात से एग्री करना ही पड़ता है। जब वो लोग वहाँ पर लियो के रूम में जाते हैं तब वहाँ पर उसके स्कूल टाइम की एक फोटो पड़ी हुई थी जो कि यूनिवर्सिटी की थी। यूना कहते कि अरे तुम भी यहाँ पर स्टफर यूनिवर्सिटी में थे। एंड इस चीज़ से यहाँ पर लियो समझ जाता है कि यूना को तो याद है ही नहीं कि वो दोनों यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी में थे। तब यूना अपनी यूनिवर्सिटी की बात बता रही होती है एंड लियो को वो दिन के बारे में याद आ रहा था जिस दिन उसने फाइनली जान ली थी कि वो यूना से जाकर यहाँ पर बातें करेगा। लेकिन तब तक उसे घर से कॉल आ जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा की हेल्थ इमरजेंसी की वजह से उसे वहाँ से अब्रॉड जाना पड़ता है और वो उसको अप्रोच भी नहीं कर पाता। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो यूना से कहते हैं कि तुम आराम से एक्सप्लोर करो, मैं यहाँ पर तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। तब तक यहाँ पर यूना का मिनी का टेक्स्ट आ जाता है जो कि पूछते कि क्यों, क्या तुम्हारे इन लॉ स्ट्रिक्ट है या फिर स्मूथ एंड सिंपल है। यूना बताते कि वो लोग तो बहुत हम्बल एंड काइंड है, मुझसे उन्होंने बड़े प्यार से बात किया। तब यहाँ पर वो उसे कहने लगे थे कि तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग बच्चों की होकर रहेगी। वो टेक्स्ट जैसे यहाँ पर देखती है तब तक वहाँ पर लियो बाहर आ जाता है और गलती से वो फोन उसी के मुंह पर गिर जाता है, जिस चीज़ का ब्लेम यहाँ पर वो लियो पर डालती है। और बेचारा लियो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट था क्योंकि वो बिना कुछ पूछे या बोले तुरंत ही यहाँ पर सॉरी बोल देता है। एंड ये सारी धीरे धीरे यहाँ पर मेकअप में बदल जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर ब्रेकफास्ट कर वो लोग अब यहाँ पर यूना के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग ऑलमोस्ट गार्डन एरिया तक पहुँच चुके थे तब यहाँ पर हम नीनी को देखते हैं जो कि यहाँ पर पानी में डूब रही होती है। तब यहाँ पर यूना डर से जाते हैं तुरंत लियो जाकर उसे बाहर निकाल कर आ जाता है। यूना की सांस तो वहीं पर अटक चुकी थी एंड लियो को यूना का एक यहाँ पर न्यू फेस नजर आता है बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर यूना जब से लियो से मिली है वो एकदम ही यहाँ पर कोल्ड फेस लेकर रहती है कि एज इफ यहाँ पर यूना के पास कोई इमोशंस है ही नहीं। लेकिन आज यहाँ पर नीनी की इस सिचुएशन की वजह से साफ साफ समझ आ रहा था कि यूना भी यहाँ पर बहुत इमोशनल पर्सन है। वो अपने को कभी भी यहाँ पर चोट या नुकसान या हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो निन्नी से पूछती कि आखिर ये सब कैसे हुआ
तब यहाँ पर निन्नी उसे सारी बात बताती है एंड यूना घर के अंदर पहुंच जाती है उन सभी लोगों की क्लास लेने के लिए। वो लियो से कहती है कि तुम जाकर यहाँ पर अपने आप को ड्राइव कर लो, तब तक मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर कर आती हूँ। यूना यहाँ पर इंतजार कर रही थी उस न्यू वुमन का जो कि यहाँ पर उसके डैड लेकर आए हुए थे। एंड जैसे यहाँ पर वो आती है वो पूछती कि तुम कौन हो एंड यूना यहाँ पर उसका गला दबाने लग जाती है और अपना नाम बताती है। आंटी तो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। तब अंकल यहाँ पर दौड़ दौड़ कर आते और आंटी अपने न्यूली हस्बैंड से कंप्लेन करना शुरू कर देती है, पर अंकल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहे होते। आंटी बताती है कि वो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। यूना कहती कि तो इसमें क्या हो गया, कि आपको पता नहीं कि मेरे कितने सारे भाई बहन हैं, आप पहली नहीं हो जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई हो। तब यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से कहते कि तुम देख रहे हो वो किस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली मुझसे बात कर रही हो और तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, तुम्हें यहाँ पर तो उसे सबक सिखाना चाहिए। अंकल कहते कि मैं उसे क्यों सबक सिखाऊं, सबक तो यहाँ पर तुम्हें सिखाना चाहिए। यूना कहते कि मैंने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में चेक कर लिया है कि किस तरीके से आपने यहाँ पर पानी के अंदर धक्का दिया, तो अब डैड आप बताइए कि आप सजा देंगे या फिर मैं दूं। तब अंकल यहाँ पर स्टाफ से बुलाते एंड कहते कि इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका अबॉर्शन करवा देना, फिर इसे पुलिस स्टेशन छोड़ाना और कभी भी यहाँ पर अपनी शक्ल मेरे घर के आसपास मत दिखाना। जिसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है एंड उसी के साथ साथ यूना यहाँ पर वहाँ के स्टाफ को भी फायर कर देती है। निन्नी कहते कि अरे स्टाफ ने तो नहीं ना मुझे बुली किया, आप उन्हें क्यों यहाँ से भेज रही हो। तब वहाँ पर लियो निन्नी को समझाता है कि माना स्टाफ तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं करती, लेकिन स्टाफ का जो काम था तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वो उस काम को पूरा नहीं निभा पाई है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पर से फायर किया है। निन्नी वहाँ पर जाकर यूना को थैंक यू बोलने लग जाती है और वही दूसरी यहाँ पर यूना निन्नी को सिखा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर निन्नी को अपने डैड पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद की प्रोटेक्शन खुद से करना है, भले वो किसी इंसानों की जान क्यों न लेने की हो। अंकल कहते कि ये तुम क्या 5 साल की बच्ची को सिखा रही हो। एंड यूना को अपना टाइम याद आ जाता है जहाँ पर उसकी स्टेप मम्मा कितनी अब्यूसिव थी एंड फाइनली उसे अपनी जान बचाने के लिए पत्थर अपने हाथों में उठाना ही तो पड़ा। तो वो अपने डैड से कहते कि कोई बात नहीं, ये फैमिली में यहाँ पर जो कभी बॉर्न होगा वो सब लोग इसी चीज से गुजरने वाले हैं, मैं तो बस यहाँ पर निन्नी की प्रोटेक्शन चाहती हूँ, लेकिन हम यहाँ पर फिलहाल जा रहे हैं। तब यहाँ पर लियो भी अंकल को गुड बाय कहा था। अंकल कहते कि माफ करना आज घर का माहौल ठीक नहीं था, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तब हम बैठकर डिनर करेंगे। यूना तो यहाँ पर लियो को जवाब देने के तक नहीं रोकती, वो उसे खींच कर वहाँ से ले चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर यूना और लियो घर पर आते हैं जहाँ पर लियो यूना को अपनी वेडिंग गिफ्ट दे रहा होता है। यूना को फिर उसकी गिफ्ट की याद आती है तो वो यहाँ पर एक ब्रीफकेस लेकर आ जाती है जिसके अंदर यहाँ पर ढेर सारे गोल्ड के बार्स होते हैं। लियो कहता है कि तुम ये सब घर पर खुले में रखती हो। यूना कहते कि फिक्र मत करो, बस इतने ही थे, अभी तुम्हारे तो लॉकर खरीदने लेना ये सब कुछ रखने के लिए। तो वो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलकर उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। यूना यहाँ पर उसे अपनी फैमिली की सिचुएशन के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर मैं यहाँ पर फ्यूचर एंड फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करना चाहती हूँ। पर यहाँ पर लियो को फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी बहुत क्लोज आ जाता है। वो लोग ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, बतख तक यहाँ पर यूना को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। वो उसे कहते कि सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, पर जाने से पहले यहाँ पर वो उसे क्यूट से किस जरूर देकर जाती है, जहाँ पर लियो को रियलाइज होता है कि यूना जब से घर से वापस आई है वो बदल जरूर गई है। यूना यहाँ पर होती है ऑफिस में जहाँ पर वह अपने अंकल को उनकी पोजीशन से डिसमिस कर रही थी उनके इन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अंकल यहाँ पर गुस्सा करने लग जाते और यूना से क्लियरली कह देते कि तुम यहाँ पर कोई नहीं होती हो फाइनल डिसीजन सुनाने वाली। यूना अपने अंकल को बड़े प्यार से समझाती है, पर अंकल तो यहाँ पर झगड़ा करने पर तुले हुए थे, तो वो भी यहाँ पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर देती है। तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं जहाँ पर उनका सेकंड बेटा यानी कि अंकल उससे कहते हैं कि देखिए डैड, मैं यहाँ पर दुगना दाम चुकाने के लिए रेडी हूँ, पर प्लीज़ आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। और उन्हें तो 100% बिलीव था कि वो तो उनके बेटे हैं तो वो उनका साइड जरूर लेंगे, पर उसका अपोजिट होता है। ग्रैंडपा क्लियरली कहते थे कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता, अब से यहाँ पर जो भी यूना का डिसीजन होगा वही इस कंपनी का फाइनल डिसीजन होगा और कोई भी इस डिसीजन को यहाँ पर न ही क्वेश्चन करेगा और न ही यहाँ पर डिसफॉलो करेगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है उसी दिन का, जहाँ पर ग्रैंडपा को बाकी लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंट था कि वो लोग भी कंपनी चला सकते हैं एंड यूना यहाँ पर एक एक की लिस्ट उन्हें देने लग जाती है, जिसमें से यहाँ पर उसके वो अंकल भी थे एंड इस वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा को ये सारी बातें आज पता चलती है। अब यूना ने फाइंड आउट किया तो सारा का सारा डिसीजन यहाँ पर ग्रैंडपा यूना पर छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि तुम उसे जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मैं यहाँ पर राजी हूँ,
बिकॉज उसने जो किया उस चीज़ की वजह से कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत भारी भरकम इफेक्ट गिर सकता था। एंड फाइनली यहाँ पर वो टाइम आ ही जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा पहली बार यूना से चेस खेलते टाइम हार ही जाते हैं। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर उस डिसीजन में हम जी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर यूना का सिबलिंग था। जी को यहाँ पर यूना के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है जहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसके साथ उसके कैबिन में जाता है और उसे यहाँ पर अपना डिसीजन बदलने के लिए कहता है। यूना बोलते कि एक तो परमिशन के बिना मेरे कैबिन में घुसे हो और तुम्हें किसने हक दे दिया ये डिसाइड करने का कि मैं डिसीजन बदलेंगे या फिर नहीं। तुम्हें जाकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय बनकर काम करना चाहिए क्योंकि अब से यहाँ पर जिन्हें स्पेशल सर्विसेज मिल रही है वो भी बंद होने वाली है। ये सुनकर तो यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उस पर चिल्लाने वाला था। यूना कहते कि सोच समझ कर ग्रैंडपा की बात तुम यहाँ पर बोलो मत कि मेरा डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा विच मीन शायद से यहाँ पर कंपनी में तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है। एंड यहाँ पर जी कुछ नहीं बोल पाता और असिस्टेंट आ जाता है उसे वहाँ से पिक कर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए। तब तक यहाँ पर यूना को मिनी का कॉल आता है जहाँ पर मिनी उसे अपने साथ एक कॉकटेल पार्टी में चलने के लिए गई थी। यूना भी यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाती है वहाँ जाने के लिए। मिनी के साथ यहाँ पर यूना उस इवेंट में चली जाती है जहाँ पर उसी सेम इवेंट में लियो भी होता है और उसका वो ट्रेनर दोस्त वो भी होता है जहाँ पर वो उन दोनों से कहने लगता है कि देखना यहाँ पर तुम्हारी भाभी आने वाली है अब मैं कैसे यहाँ पर यूना को इम्प्रेस करता हूँ। लियो दोस्त की बातों को सुनकर हंस रहा होता है। यूना चली जाती है यहाँ पर लियो को अप्रोच करने के लिए और वो बीच में आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। यूना कहते कि क्यों आप सिंगल है। वो कहते कि हाँ मैं सिंगल हूँ बट ये सिंगल नहीं है। लियो कहते कि एक सेकेंड मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दो, मिलो मेरी वाइफ यूना से। ये सुनते यहाँ पर वो और ट्रेनर दोनों के दोनों यहाँ पर शॉक रह जाते हैं। उन्हें पता तो था कि लियो ने यहाँ पर शादी की है पर यूना से की है ये उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था। लियो कहता है कि वो मैंने सुना कि तुम्हें यूना पसंद है और तुम उसे यहाँ पर अप्रोच करना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी वाइफ यूना की बात थोड़ी ना कर रहा था, मेरे स्कूल टाइम की एक फ्रेंड है मैं तो उसकी बात कर रहा था। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपनी आंखें बंद कर देता है। यूना उनसे कहती है कि नेक्स्ट मंथ हमारी वेडिंग है, प्लीज़ मेक श्योर करना कि टाइम निकाल कर तुम दोनों भी वहाँ पर रहो बिकॉज तुम दोनों यहाँ पर लियो के स्पेशल फ्रेंड्स रहो। तब वो लोग उसे हाँ बोलते और थैंक यू बोलते इन्वाइट करने के लिए और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर असिस्टेंट को देखते हैं जो कि बाद में यहाँ पर यूना को पता आ रहा होता है कि उसे यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग में जाना होगा जो कि रात के लिए सेट हुई है। यूना को पहले से ही पता है और उसके असिस्टेंट को भी कि वो कोई भी यहाँ पर लेट नाइट नहीं करती है मीटिंग, लेकिन इस बार यहाँ पर क्लाइंट्स की वजह से उसे वो करना पड़ रहा है और उसे बाद में यहाँ पर लेट नाइट मीटिंग में जाना पड़ता है जहाँ पर वो लियो को इन्फॉर्म करके जाती है अब मीटिंग है तो फिर ड्रिंक तो हो गई एंड यहाँ पर ड्रिंकिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे वहाँ पर लियो यूना को पिक करने के लिए आता है सभी लोग यहाँ पर लियो को देखते चौंक करने हो जाते कि लियो अचानक से यहाँ पर क्या कर रहा है। यूना लियो से कहती कि तुम फिक्र मत करो मैंने यहाँ पर ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी ज़्यादा ड्रंक थी। तब वो यहाँ पर उनसे परमिशन मांगकर उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है और ऐसे सच उन्हें बताता है उनके मैरिड लाइफ के बारे में। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे। यूजुअली यहाँ पर जो लोग ज़्यादा ड्रंक होते वो नींद में होते और ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन यूना का तो अपोजिट ही था। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी। लियो घर जाना चाहता था और यूना नहीं। वो उससे कहती कि तुम्हें घर जाना तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, फिर मैं बाहरी देश में घूमने के लिए चली जाऊँगी, मुझे लोगों की जान भी तो बचानी है। ये सुनते यहाँ पर तो लियो को बहुत हंसी आ रही थी। वो उसे कहते कि देखो घर जाकर हम आराम करते आराम से सोकर कल सुबह बात करते। एंड यूना उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो या फिर तुम मेरे फादर हो। हस्बैंड हो तो हस्बैंड की तरह रहो, मुझे बाहर की दुनिया घुमाओ, फादर की तरह मुझे घर पर जल्दी आने के लिए क्यों कह रहे हो। एंड लियो को यहाँ पर यूना की बात माननी ही पड़ती है जहाँ पर वो उससे लेकर बाहर एक अच्छे से लॉन्ग ब्रिज पर चला जाता है जहाँ पर यूना तो बॉटल ही लेकर पहुँच जाती है ड्रिंक करने के लिए। वहीं दूसरा बात में यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के जब मना कर रहा था यूना कहते कह रहे मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं ऑफिस से बाहर निकल चुकी हूँ, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करूँ, मैं तो यहाँ पर ड्रिंक करने वाली हूँ। और ऐसा बोल के वो ड्रिंक करती जाती है जहाँ पर लियो भी उसे रोक नहीं पाता और ड्रिंक करने के बाद मैडम के भाषण शुरू हो जाते हैं जहाँ पर वो उसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लेक्चर दे रही होती है। तब तक यहाँ पर वो उसे खुद सामने से किस करती है ब्यूटीफुल हस्बैंड बुलाते हुए, नहीं कि हैंडसम हस्बैंड बुलाते हुए। एंड फिर इल्ज़ाम उसी पर लगाती है कि तुमने मुझे यहाँ पर सेड्यूस किया। एंड फाइनली यहाँ पर यूना की बैटरी ऑफ ही हो जाती है, यानी कि वो यहाँ पर सो जाती है और वो उसे उठाकर घर ले जाने लग जाता है।
वही दूसरा यहाँ पर यूना मॉर्निंग में उठती नहीं है। मिनी को उसे कंटिन्यूसली कॉल करना पड़ता है एंड फाइनली रिंगटोन सुनकर यहाँ पर वो उठ ही जाती है। उठते मिनी उसे पूछती तो है सवाल जवाब, बट वो कॉल कट कर देती है बिकॉज ये ना मॉर्निंग पर्सन जो नहीं थी सुबह को इससे बात करे, ये बात उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। वह नीचे जाती है, यहाँ पर लियो अपना काम बंद कर देता है। वो कहते कि नहीं नहीं तुम काम कंटिन्यू करो, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। वो उससे कहते कि बैठो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ एंड यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट बनाकर उसे हाथों से खिलाने लग जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जहाँ पर उसे उसी के दोस्त बिट्रे कर देते। इनफैक्ट वो लोग ने यहाँ पर उसे बुली कर रहे होते। जी को यहाँ पर ये सब कुछ सहन कर लेना पड़ जाता, लेकिन वो लोग उसे सिर्फ यहाँ पर अब्यूज ही नहीं करते, फिजिकली उसे हर्ट भी करते। जी तो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता बिकॉज वो अकेला जो था, लेकिन तब यहाँ पर यूना आ जाती है उसे सेव करने के लिए। वो सभी लोग यहाँ पर जी का और मजाक बनाने लग जाते एंड जी भी यहाँ पर यूना को वहाँ से जाने के लिए कहता है। यूना उसे कहती कि चुप करो, अपनी हालत देखिए कैसी हो गई है और मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। तो वो लोग यहाँ पर यूना को सुनाना शुरू कर देते। यूना कहती कि आजकल के बच्चों को इसी बात का घमंड है कि उन्हें लगता है कि वो अपने से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आज मैं तुम सबका ईगो तोड़ कर रहूँगी। तो वो लोग हंसी कहते कि क्यों, तुम हमारे साथ यहाँ पर रेस करोगी। यूना कहते कि ज़रूर, लेकिन ये रेस के साथ साथ बेट भी होगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा तो क्या करेगा। जिसके बाद यहाँ पर रेस की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर यूना उस रेस को जीत ही जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसके एनिमी का घमंड टूटता नहीं है। वो तो यहाँ पर यूना को कह रहा था कि तुम्हें पता नहीं कि मेरे डैड कौन है। यूना कहते कि जरा नाम तो बताना, क्या जाने माने इंसान है या फिर कोई पॉलिटिकल काम करते हैं। और तब यहाँ पे वो अपने डैड का नाम बताता है जो कि बिजनेसमैन ही थे। यूना उसे जोर का थप्पड़ लगाती है एंड कहते कि तुम्हारे डैड इतने अच्छे हैं, लेकिन तुम उनकी पावर का मिसयूज कर रहे हो। बिलीव ही नहीं हो रहा है ये बात। जिसके बाद में यहाँ पे वो उसके डैड को कॉल लगाकर फोन स्पीकर पर रखकर उन्हें बताती कि अभी अभी उनके बेटे ने क्या किया। ये सुनते यहाँ पर अंकल उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप को माफ़ी मांगता है, यूना से और जी से भी माफ़ी मांगता है और खुद को थप्पड़ भी मारता है। एंड फाइनली उसे समझ आ जाता है कि वो इतना ओवर स्मार्ट है। उनके जाने के बाद यहाँ पर जी यूना से कहते कि तुम नहीं आती, फिर भी मैं मामले को सॉर्ट कर देता। यूना बोलते कि मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं है। जी कहते कि प्लीज़ इस बारे में डैड को कुछ बताना मत, वरना वो यहाँ पर मेरा रेसिंग करवाना बंद करवा देंगे। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बिजनेस से ज़्यादा रेसिंग करना पसंद है। यूना कहती कि जो करना है करो, आइंदा से यहाँ पर मुसीबत में मत पड़ना। इतना बस बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग घर पर बैठकर अब वेडिंग के बारे में सोच रही थी कि वेडिंग यहाँ पर कौन से ट्रेडिशनल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर फाइनली हम यहाँ पर वेडिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोगों की वेडिंग एकदम आराम से जाई थी, लेकिन तब तक यहाँ पर अंकल आ जाते जो कि आते ही यहाँ पर नीनी के गले पर चाकू रख देते हैं। यूना कहते कि पागलपंती करना बंद कीजिए, ये सब कर कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंकल कहते कि क्यों नहीं, जब तुम यहाँ पर क्रूअल और विशियस हो सकते तो मैं यहाँ पर कोई ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं उठा सकता। जिसके बाद यहाँ पर यूना उसे कहते कि देखिए आपकी यहाँ पर जो भी दुश्मनी है वो मुझसे है, तो फिर बच्चों को पीठ में लाना बंद कीजिए। आखिर आप इतने कावड़ कैसे हो सकते हैं। तो वो कहने लग जाते कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। अगर मैं इस बच्ची को आज मार देता हूँ तो फिर सबसे ज़्यादा रिग्रेट ज़िंदगी भर के लिए तुम्हें हो जाएगा। एंड यूना यहाँ पर कोशिश करी थी अपने अंकल को अपने बातों में लाने की कि इतने में वहाँ पर सही टाइम पर गार्ड्स आ जाते और वो लोग अंकल को यहाँ पर पकड़ लेते। नीनी वहाँ से भाग जाती है एंड यूना यहाँ पर अपने अंकल को जोर का थप्पड़ लगा कर देती है उनकी इस बेहुदा बदतमीजी के लिए। अंकल कहने लग जाते कि आज तो मुझे यहाँ से निकाल देगी, लेकिन कब तक बसती रहोगी। यूना उन्हें और मारने वाली थी, बट वहाँ पर आकर लियो से रोक देता है। कहता है कि नहीं, आज के लिए इतना इनफ होगा। मैं आज के दिन को किसी गलत इंसान की वजह से और स्पॉइल होने देने नहीं दे सकता। जिसके बाद गार्ड्स वहाँ से अंकल को लेकर चले जाते हैं एंड उनकी ये वेडिंग कंटिन्यू होती है। आंटी स्टेज पर आकर यहाँ पर यूना से कहते कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सॉर्टेड है, ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड फाइनली ये वेडिंग कंप्लीट हो ही जाती है। रात होते ही यहाँ पर जब वो लोग एक साथ बेडरूम में थे तब यूना से सॉरी बोल रही थी। लियो जब यहाँ पर से रीज़न पूछता है तो यूना सॉरी इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसी अंकल की वहाँ पर आने की वजह से वेडिंग सेरेमनी में ऑब्स्ट्रक्शंस आ गए थे। लियो कहते कि अब तुम भूल रही हो कि हम फैमिली का एक ही हिस्सा है। गलती यहाँ पर ना ही तुम्हारी है और ना ही मेरी, ना किसी की भी। गलती यहाँ पर सिचुएशन की, इसलिए अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। फिर दूसरे यहाँ पर वो मॉर्निंग में उठती है, लियो को बताती है कि वो इस बारे में यहाँ पर ग्रैंडपा से बात करने के लिए जा रही है। ग्रैंडपा यहाँ पर कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड यूना वहाँ पर आ जाती है उन्हें सभी बातें बताते हुए।
ग्रैंडपा को ये सारी बातें बनी की ऑलरेडी पता थी एंड वो यहाँ पर यूना पर डिसीजन छोड़ देते। यूना कहती कि नहीं, इस बार आपको डिसीजन लेना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेरे हिस्से का फ़र्ज़ निभा दिया है। आगे की जिम्मेदारी आपकी है बिकॉज वो आपका बेटा है। अब आप इस चीज़ से मुंह मोड़ नहीं सकते। इतना बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पर यूना को अवार्ड मिल रहा होता है बेस्ट बिजनेस वुमन का। उस समय यहाँ पर वो स्टेज पर जाकर अपने अवार्ड को रिसीव करती है। आनंद सभी को यहाँ पर स्पीच देती है। फिर वो जैसे यहाँ पर नीचे उतरती है, हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर लियो को और यूना को कंग्रेचुलेट कर रहे होते। मिस्टर फैंग की बेटी तो यहाँ पर कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ लियो को ही खोने जा रही थी और वो बड़े प्यार से उससे बात करती है। लियो और यूना के जाने के बाद वो अपने डैड से कहती कि डैड, मुझे यहाँ पर मिस्टर लियो बहुत पसंद है। अंकल कहते कि ऐसी बातें करना बंद करो, वो शादीशुदा है और ऐसे भी कोई मतलब नहीं है ये सब कुछ कर कर। और यही बात यहाँ पर नैन्सी को पसंद नहीं आती बिकॉज अकॉर्डिंग टू नैन्सी मैन होता है, उसे हमेशा यहाँ पर यंगर वुमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो तो यहाँ पर यूना से यंगर भी है और ब्यूटीफुल भी, तो वो ज़रूर यहाँ पर लियो का अटेंशन ग्रैब कर पाएगी। ऐसी नैन्सी की सोच थी। और उस रात यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए रूम बुक किए गए थे। तब यहाँ पर नैन्सी आइडिया सोचने लग जाती है। हम यहाँ पर लियो और यूना को देखते जहाँ पर यूना को बुरा हो रहा था, पर उन दोनों के पास कोई ऑप्शन थोड़ी ना होता है। इतने में वेटर आकर उन्हें यहाँ पर ड्रिंक देता है, जो ड्रिंक यहाँ पर यूना लियो के साथ में एक्सचेंज कर लेती है। लियो अपने बाकी दोस्तों से मिलने जाता है और उस समय यहाँ पर स्टाफ आती है जहाँ पर यूना उसे वो ड्रिंक टेस्ट करवाने के लिए कह देती है। रात को तो यहाँ पर नैन्सी कम्प्लीटली रेडी थी यहाँ पर अपनी चाल को आगे बढ़ाने के लिए। और तो यहाँ पर लियो आता भी है तो उनकी क्लोजनेस से बढ़ती है। पर जैसी लाइट्स ऑन होती है नैन्सी को समझ आता है कि तो लियो तो दरवाजे पर खड़ा है, जो उसके साथ फिलहाल है वो लियो नहीं बल्कि यहाँ पर यूना होती है। एंड दोनों मिलकर यहाँ पर उसका पोपट बना देते। मिस्टर फैंग एंड मिसेस फैंग तुरंत ही वहाँ पर आते। मिसेस फैंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि देखिए लियो, आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर यूना रोना शुरू कर देते कि आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इतनी रात गई, आपकी बेटी मेरे लियो के कमरे में क्या कर रही है, कहीं उसके नेक इरादे तो नहीं है। मिस्टर फैंग यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाते, ये कहते हुए कि वो हाईली ड्रंक है, इसलिए नंबर देखने में गड़बड़ हो गई होगी, हमें माफ़ कर देगा। और वो लोग तुरंत ही वहाँ से नैन्सी को लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूना अपनी पुरानी दोस्त यान से मिलने के लाई थी। वो अब्रॉड से यहाँ पर यूना के लिए एक नेकलेस गिफ्ट लेकर आया था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर यूना से थैंक यू बोल रही थी और ये एक्चुअल में यहाँ पर उसका वेडिंग गिफ्ट था। वो उसे कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आकर लियो को दिखाने लग जाता है। लियो सोचता कि 2-3 दिन से मुझे ढंग से बात नहीं करी और आज ही डेट बनाई हुई है। तब वो वहाँ पर चला जाता है और यूना उन दोनों के बीच की टेंशन समझ जाती है। हालांकि सिर्फ लियो ही वियर्डली बिहेव कर रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं एंड यहाँ पर यूना से पूछने लग जाता है कि वो कैसा बिहेवियर था। लियो कहता है कि माफ़ करना, तुम 2-3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही हो, इसलिए मुझे बस यहाँ पर कुछ और लगा, बट यहाँ पर मैं अपनी गलती को मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा से नहीं होगा। एंड तब यहाँ पर यूना उस पर चिल्ला भी नहीं पाती बिकॉज यहाँ पर वो जो भी कर रहा है ठीक है तो कर रहा है। उससे गलती के लिए माफ़ी मांग ली और प्रॉमिस भी किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड तब यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। यह मॉर्निंग होती है जहाँ पर यूना अच्छे से उसे कडल कर सोई हुई थी, पर तब तक असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर कंपनी की इमरजेंसी के बारे में बता रहा था, जिस वजह से बेचारी यूना को उठते वहाँ पर तुरंत जाना पड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर कंपनी में जाकर वो तुरंत ही यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को काम पर लगा देती है। यहाँ पर सभी लोग यूना से बहुत इम्प्रेस होते हैं बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम्स कोई भी कुछ ना हो, यहाँ पर यूना हमेशा उनका सोल्यूशंस बहुत ही जल्दी निकाल देती है। फिर बाद में जब वो पार्किंग लॉट में होती है तब वो कॉल कर लियो से पूछती कि आगे वो कितना दूर है। लियो बताता कि उसे आने में कुछ 5-10 मिनट तो लग सकते। तब यूना वहीं पर इंतज़ार करती कि तब तक वहाँ पर गुंडे आ जाते। वो गुंडों को ऑफर भी करती कि वो उन्हें यहाँ पर डबल देगी और शांति से जाने भी देगी, बट नहीं, गुंडे तो यहाँ पर उसे जान से मारने के लाए थे किसी के ऑर्डर पर। यूना कहती कि ठीक है, बाद में रिग्रेट मत करना बिकॉज मैं यहाँ पर तुम्हें मेडिकल एक्सपेंसेस का कंपनसेशन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। वो गुंडे एक साथ उस पर अटैक करने आते, लेकिन यहाँ पर वो एक एक को बिल्कुल नहीं छोड़ती, अच्छे से यहाँ पर उन्हें पिट कर रख देती है। एंड तब इन दी एंड यहाँ पर लियो आ जाता है। लियो को रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो उसकी वाइफ केपेबल इनफ है खुद को यहाँ पर सेल्फ डिफेंड करने के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना की स्टेप मॉम को, वही स्टेप मॉम जो कि यहाँ पर यूना को बचपन में बहुत अब्यूज़ किया करती थी
और अकॉर्डिंग टू ये आंटी, जिन्होंने उसकी लाइफ तबाह कर दी है और इन्हीं सभी चीज़ों की कंप्लेन यहाँ पर वो अपने बेटे से कर रही होती है, जिसका फेस अभी तक यहाँ पर रिवील नहीं होता। उनका बेटा कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं यहाँ पर आपका बदला ज़रूर लेकर रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर यूना को पता चलता है जी के बारे में एंड जी उसे खुद सामने से कॉल कर हेल्प के लिए बुलाता है, बिकॉज वो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में जो आ गया था। उसने यहाँ पर लोन शार्क से पैसे जो ले रखे थे, अब वो लोग यहाँ पर यूना से पैसे मांग रहे थे। यूना उन्हें क्लियरली कहते थे कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। जी कहते कि प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर लो, वरना मैं यहाँ पर जिंदा नहीं बचूंगा। प्रीवियस चीज़ों के लिए मैं सचमुच यहाँ पर सिंसियरली तुमसे माफ़ी मांगता। यूना कहते कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे गैम्बलिंग के पैसे, लोन के पैसे चुकाने के लिए अपने पैसे ऐसे मुफ्त में दे दूंगी? क्या मुझे इसके बदले में कुछ मिल नहीं सकता? एंड तभी यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि यूना जो बोलेगी वो सब कुछ करेगा। एंड यूना यहाँ पर उसे सिर्फ एक चीज़ मांगती है, जो होता है यहाँ पर कंपनी में आकर शिद्दत से काम करने का टाइमिंग, जो कि वो तुरंत ही रेडी हो जाता है देने के लिए। यूना भी यहाँ पर उसके लोन को पूरा पे कर सॉल्व कर देती है प्रॉब्लम्स को। यूना यहाँ पर ऑफिस में होती है, जहाँ पर उसे घर से कॉल आ जाता है कि ग्रैंडपा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए यहाँ पर वो चली जाती है अपने सेकंड ग्रैंडपा से मिलने के लिए। उस समय समझ आता है कि वो फिलहाल यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर है, जहाँ पर उनकी जान कभी भी जा सकती है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर चाहते थे कि यूना इतने जितने भी शेयर्स है वो सब यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ इक्वली डिवाइड कर ले, जिस चीज़ के लिए यूना यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को मना कर देती है, बिकॉज उसने यहाँ पर उन शेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो इतनी आसानी से यहाँ पर अपनी मेहनत की कमाई किसी और को कैसे दे सकती है, जो उसने यहाँ पर मेहनत का 1% भी एफर्ट्स न लगाया हो। ग्रैंडपा यहाँ पर उसे समझा रहे होते और वही समझाना ग्रैंडपा की आखिरी सांसी होती है, विच मीन्स यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनका फ्यूनरल होता और उसके बाद में यहाँ पर लियो यूना को संभाल रहा था। वह दूसरे यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम थी, जो कि यहाँ पर उस पर चिल्लाई जा रही थी कि आखिर यहाँ पर यूना इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है। यूना का बस एक रिस्पॉन्स था कि वो क्रूअल है नहीं, बस यहाँ पर सामने वाले लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है जो कि फ़िलहाल यहाँ पर वो कर रही है। एंड आंटी के इतना बोलने पर भी वो अपने शेयर्स पर गिव अप बिल्कुल भी नहीं करती है। फिर बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते, जहाँ पर वो यूना को एक बहुत ही स्पेशल जगह लेके जा रहा था, जो कि हन रिवर के पास होता है। उसने यहाँ पर सभी फाइट ट्रैकर्स वाले इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि यूना को बहुत पसंद आता है, बट वो तो तब तक गायब हो जाता है, बिकॉज वो तीनों मिलकर यहाँ पर बाहर आते हैं एंड यूना को यहाँ पर हैप्पी बर्थडे विश करते। यूना को यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी कि वो अपनी न्यू फैमिली के साथ में कितनी ज़्यादा खुश है। यहाँ पर कोई भी फेक नहीं लगता, सभी के सभी यहाँ पर अपने लगते और ऐसे लगते कि जैसे वो हमारी बहुत फिक्र करते और वो बात सच भी है। बाद में यहाँ पर यूना चली जाती है अपने परी ग्रैंडपा से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा यूना पर चिल्ला रहे होते क्योंकि उसे यहाँ पर अपने सेकंड ग्रैंडपा के आखिरी दिन पर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यूना भी यहाँ पर उन्हें मुँह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर लियो से कहते कि प्लीज़ उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो सचमुच बहुत इमेच्योर है। बट लियो ने समझाते कि वो इमेच्योर नहीं है, वो तो फुल्ली मैच्योर है। बस फ़र्क ये है कि वो यहाँ पर अक्सर ऐसे सच बोल जाती है जो सच यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं और हार्श भी, जिस चीज़ में मैं यहाँ पर हमेशा अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँगा और करता रहूँगा। ऐसा बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तब यहाँ पर वो उसे पिगी बैक राइड देता है, यानी कि पीछे उठा कर ले जा रहा होता है। तब वहाँ पर लियो को रियलाइज़ होता है कि उन दोनों के बीच कितना कुछ बदल चुका है बस एक सिंपल इंसिडेंट के बारे में। एंड यहाँ पर लियो भी वही लाइफ को जी रहा था यूना के साथ, जो कि यहाँ पर वो शुरुआत से चाहता था एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ रहने का। इसके बाद में हम यहाँ पर मिनी और यूना को देखते, जो कि यहाँ पर कैरियोके चले जाते ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, और उतने में यहाँ पर गलत रूम के पर्सन इस रूम के अंदर आ जाते। वो सभी के सभी हाईली ड्रंक थे और यूना उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करी थी। अब यूना को पता होता है कि वो लोग ड्रंक है तो गलती उनकी है नहीं, उन्हें आधी से ज़्यादा चीज़ें तो समझ नहीं आ रही होगी, वरना वो चाहती तो इन्हें पिट कर भी बाहर निकाल सकती थी। लेकिन तब वहाँ पर लियो आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पर फिर समझ आता है कि ये सभी तो बस यहाँ पर नाटक करने के लाए थे ताकि वो यहाँ पर यूना को जाल में फंसा सके, और तब तक तो वो सब वहाँ से भाग भी जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर यूना होती है जो कि मिनी को यहाँ पर उस पर्सन का पता लगाने के लिए कहती है जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हुए आए हैं। उसे पता है कि उसके अंकल यहाँ पर फ़िलहाल जेल में, तो वो सारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट जेल में बैठकर नहीं कर सकते, बिकॉज ना ही उनके पास इतनी अथॉरिटी है और ना ही उनके पास इतनी पावर है।
तो जाहिर सी बात है कि वो यही पसंद कर रहा होगा जो कि यहाँ पर यूना के बारे में अच्छे से जानता हो। मैंने कहते कि तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं डेटा को निकाल कर एनालाइज करने लगती हूँ और साथ साथ तुम नंबर्स भी सेंड कर दो। बेहतर होगा अगर हम उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे तो। तब तक यहाँ पर उनकी एक और प्रॉब्लम आ जाती है ऑफिस में, बिकॉज यहाँ पर उनका जो मेन प्रोडक्ट लॉन्च डेट था वो अब यहाँ पर पोस्टपोन हो चुका है, बिकॉज सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर दूसरी कंपनी ने उनसे पहले यहाँ पर प्री लॉन्च कर दिया है। विच मीन्स अब अगर यहाँ पर यूना की कंपनी से लॉन्च करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर उन्हें यहाँ पर कॉपी कैट बुलाया जाएगा, ये कहते हुए कि इन्हें तो बस यहाँ पर दूसरे के डिज़ाइंस को कॉपी करना आता है। तो सभी लोग यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अरेंज करते और उस एजेंडा के बारे में सोचने लग जाते कि आगे फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूना यूना होती है, उसके पास हर चीज़ का सलूशन होता है। बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाती है और उसे पता था कि ग्रैंडपा ने उसे ऐसे तो मिलने के लिए नहीं बुलाया होगा, बिकॉज ग्रैंडपा का मेन मोटिव था कि यूना यहाँ पर उसे डिवोर्स दे, जिस चीज़ के लिए कि यहाँ पर वह साफ मना करती है एंड कहते कि अगर यही आपका टॉपिक है तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहते कि सोच लो, मौके यहाँ पर बार बार नहीं आते, आगे जाकर यहाँ पर लोगों के रियल फेसेस नजर आते, तब तुम क्या करोगी। यूना कहते कि मैं इतने भी फ्यूचर का नहीं सोचती जहाँ पर आप सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर प्रेजेंट और 2-3 दिन के फ्यूचर में जीती बस, मेरे लिए यहाँ पर वही बहुत कुछ है। एंड वहाँ से वो जाने लगते तब यहाँ पर ग्रैंडपा से वार्निंग भी देते, बट यूना यहाँ पर उस वार्निंग को इग्नोर कर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब तो यहाँ पर ग्रैंडपा ये सब कुछ किसी और के नाम पर करने वाले, यानी कि वो मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम जिन होता है उसके नाम पर। यूना को यहाँ पर इस बात की पूरी खबर थी। वो घर पर होती है तब यहाँ पर लियो आ जाता है और वो उससे पूछने लग जाता है। तब यूना उसे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस का बता रही होती है कि किस तरीके से अगर वो अभी भी कंपनी में रहना चाहती है तो फिर उसे यहाँ पर लियो को डिवोर्स देना पड़ेगा, पर वो फिलहाल यहाँ पर डिसीजन नहीं बना पा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद से एक तरफ से जिनका भी पूरा हक बनता है कंपनी में आकर वर्क करने का और अपने हक की चीज़ों को लेने का और मांगने का। और दूसरे यहाँ पर यूना होती है लियो के फ्रेंड के साथ में, बिकॉज लियो अब यहाँ पर अब्रॉड की ट्रिप पर जो निकल चुका था एंड तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड यूना को बातों बातों में बता रहा होता है कि सचमुच मुझे नहीं पता था कि स्कूल टाइम से तुम लोग एक साथ में हो और अब जाकर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। यूना उससे कहते कि मैं कुछ समझी नहीं, तब उससे कहते कि भूल गई, सर्टफर्ड यूनिवर्सिटी, तुम लोग उस यूनिवर्सिटी में साथ में जो थे, वो उस दिन तुमसे बात करने के लिए आने तो वाला था, बट तब तक ग्रैंडपा की हेल्थ कंडीशन सीरियस हो चुकी थी। आई थॉट कि तुमसे वापस आके कभी बात नहीं करेगा, लेकिन लगता है अब्रॉड से आने के बाद सबसे पहले उसने तुम्ही से बात किया है। एंड तब यहाँ पर यूना को रियलाइज होता है कि लियो तो उसे बहुत टाइम से पसंद करता आ रहा है एंड उस दिन भी यहाँ पर वो यूना को खुद सामने से सेव करने के लिए आया था ताकि वो गलत इंसानों के हाथों में ना पहुंच जाए। एंड तब यहाँ पर यूना अपना डिसीजन बना लेती है कि कंपनी अगर हाथ में नहीं भी आएगी तभी उसे चलेगा, पर फिलहाल यहाँ पर वो पैसे, कंपनी और अपने असेट्स के बीच यहाँ पर लियो को सिलेक्ट करना चाहती है। वो चली जाती है यहाँ पर तुरंत ही उस जगह पर जहाँ पर लियो था उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए। लियो को ये बात जानकर यहाँ पर बहुत खुशी होती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। यूना यहाँ पर चली जाती है ग्रैंडपा के पास में उनसे मिलने के लिए और उन्हें यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन सुनाने के लिए और एक आखिरी बार यहाँ पर उनके साथ चेस खेलने के लिए। ग्रैंडपा को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि यूना यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर सचमुच सीरियस हो जाएगी और वह कंपनी पर भी गिव अप करने के लिए रेडी हो जाएगी। अंकल को जिन के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि जिन यहाँ पर इस कंपनी का हकदार है भी नहीं, वह तो सिर्फ यहाँ पर पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। वो कंपनी के पास तब तक रहेगा जब तक कंपनी उसे पैसे देती रहेगी, लेकिन अपने साथ साथ वो कंपनी को भी डुबाते चला जाएगा। ग्रैंडपा यहाँ पर यूना को बहुत समझाने की कोशिश करते, पर यूना अपना डिसीजन बदलने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा से रीज़न पूछने लग जाते कि आखिर उसके इस प्लान में सडन चेंज क्यों आ गया, बिकॉज ग्रैंडपा को भी पता होता है कि उन्होंने अगर ये शादी की है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हान के साथ शादी अवॉइड करने के लिए की थी, तो फिर अब वो क्यों यहाँ पर शादी के रिश्ते से छूटना नहीं चाहती है। यूना यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर रही होती है और उस एक्सप्लेनेशन से यहाँ पर तो ग्रैंडपा कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते, बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि यूना यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में भी सोचती होगी। तब तक यहाँ पर यूना उन्हें वो बैक स्टोरी बता रही थी अपने बचपन की कि किस तरीके से यहाँ पर यूना का बचपन से लेके यंगेस्ट तक सब कुछ यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। उससे ना ही अपने मॉम डैड के साथ एक साथ कोई अच्छे पल निभाए और ना ही अलग अलग, हमेशा से यहाँ पर डेस्टिनी उसके अगेंस्ट रही है। पर फिलहाल यहाँ पर उसे अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन मिला है
जिसके साथ वो जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सकती है बिना कुछ ओवर थिंक किए। तो फिर वो आखिर यहाँ पर इस chaotic चीज़ों को क्यों ही सिलेक्ट करेगी अपनी पीस को बुलाकर। ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी बातों को समझते हैं, वो यहाँ पर उससे उसका हक नहीं छीनते हैं। वो उसे यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान रहे, कंपनी में प्रॉफिट होते रहना चाहिए, वरना मैं भी सीरियस हो जाऊंगा। यहाँ पर यूनो ने थैंक यू बोल दिया और वहाँ से चली जाती है तुरंत ही क्लब में। ये सभी बातें यहाँ पर लियो को बताने के लिए। लियो इतना खुश हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करने लगते हैं। वहीं हम यहाँ पर अब इनका फ्यूचर देखते हैं, जहाँ पर यूना को अवार्ड मिल जाता है एक बार फिर से बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का। वही दूसरे यहाँ पर होता है लियो, जो कि घर पे अपने ट्विंस बच्चों को संभाल रहा था। विच मीन्स यहाँ पर उनके 2 क्यूट से बेबीज होते हैं। यूना यहाँ पर घर पर आती है, जहाँ पर वो उन दोनों को किसेस देती है। एंड यहाँ पर डैड में और बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है कि आखिर यूना किसे सबसे पहले किस करेगी। फिर इसी सीन के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाता है।